एडवर्टीजमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो में हुआ औपचारिक स्वागत। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। मुख्यमंत्री ने सुखी और समृद्ध झारखंड की प्रतिबद्धता दोहराई। विभाजनकारी तत्वों से लोगों को किया सचेत, कहा मैया सम्मान योजना से वंचित वर्गों को मिल रहा संबल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, कहा ईडी की कार्रवाई से सफेदपोश होंगे बेनकाब। और चैती नवरात्र के 8वें दिन आज मां महागौरी की हो रही पूजा अर्चना। राजधानी में आज रामनवमी की झांकी, कल शोभा यात्रा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पर हैं। उनका आज कोलंबो के स्थानीय इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर औपचारिक स्वागत किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ श्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान कई अहम समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। नेता अब बातचीत के लिए इस वक्त बैठकर दोनों देशों के संबंधों को कैसे आगे बढ़ाना, उस पर गंभीरता से बात करते नजर आएंगे। Santosh Jha is landmark, the High Commissioner of India to Sri Lanka. Of the MOU between the Ministry of Health and Family Welfare, the honor of inviting the Ministry of Health and Mass Media, and will be exchanged on the Indian side by Sri Excellencies, ladies and gentlemen, friends from the media, the National Medicines Regulatory Authority of Sri Lanka. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका में भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाए गए स्मारक और बौद्ध मंदिर का भी भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री अपने पिछले दौरों में भी अलग अलग देशों में गौतम बुद्ध से जुड़े धार्मिक स्थलों और मंदिरों का भ्रमण कर चुके हैं। अप्पदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भारत लंबे समय से दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बौद्ध धर्म ने भारत की विदेश नीति में केंद्रीय स्थान बनाया है। सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक सद्भाव को आगे बढ़ाना इसी का हिस्सा रहा है। पीएम थाईलैंड यात्रा के दौरान ऐतिहासिक वाट फो मंदिर गए। मंदिर लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए विश्व भर में मशहूर है। इसी क्रम में पीएम श्रीलंका यात्रा के दौरान अनुराधापुर में महाबोधि मंदिर भी जाएंगे।
ये यात्राएं भारत की ग्लोबल आउटरीच के केंद्र में बौद्ध धर्म को रखने की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। ये अपने आप में बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री के दौरों में इसकी झलक मिलती रही है। 2024 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने लाओस को पीतल की एक दुर्लभ बुद्ध प्रतिमा भेंट की। ये तोहफा साझा आध्यात्मिक विरासत का सुंदर प्रतीक रहा। उसी वर्ष भारत ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे, जहां हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन करके नमन कर पाए। 2023 में पीएम मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिल्ली में बाल बोधि वृक्ष के दर्शन किए। इससे दोनों देशों के गहरे बौद्ध संपर्कों को और मजबूती मिली। इतना ही नहीं, भारत ने पहली बार वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से समकालीन चुनौतियों पर चर्चा के लिए ये बड़ा मंच सिद्ध हुआ। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी नेपाल का दौरा किया। पीएम ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। उसी वर्ष भारत ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करते हुए कपिलवस्तु के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे। 2019 में पीएम मोदी ने मंगोलिया में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। 2018 में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष वाले मंदिर के दर्शन किए। 2017 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने वियतनाम, चीन और जापान की यात्राएं की। ऐसी हर यात्रा ने बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। देश में भी बौद्ध विरासत के संवर्धन के लिए मोदी सरकार ने बड़े प्रयास किए हैं। प्रमुख बौद्ध तीर्थों को जोड़ने वाला बुद्धिस्ट सर्किट भी ऐसी ही पहल है। वहीं महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस श्रद्धालुओं को भारत और नेपाल में आध्यात्मिक यात्रा का शानदार अनुभव प्रदान करती है। भारत सरकार ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पवित्र बौद्ध स्थलों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार ने भारत को बौद्ध शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित किया है। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्रधानमंत्री का इस दिशा में एक बड़ा कदम रहा। भगवान बुद्ध के ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रखने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। ये सभी प्रयास, ये सभी कदम पीएम की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि बुद्ध की धरती भारत विश्व को शांति, ज्ञान और सद्भाव का मार्ग दिखाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुखी और समृद्ध झारखंड की प्रतिबद्धता दोहराई है। हजारीबाग में कल झामुमो के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना से वंचित वर्गों को संबल मिल रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि इस बार के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर खास जोर दिया गया है। विभाजनकारी तत्वों से सचेत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एकता हमारी ताकत है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्य योजना बनाई है। अभी कल परसों हम लोग का बजट खत्म हुआ है। अभी उन बजटों के अनुरूप गांव-गांव, घर-घर तक उन योजनाओं की गतिविधियां, उन योजनाओं का विवरणी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप लोगों ने 20 वर्षों में कभी गांव देहात में पदाधिकारी, डीसी, एसपी, बीडीओ तो छोड़ो, हल्का कर्मचारी तक को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन आपको याद होगा, इससे पहले कि हमारी सरकार में गांव-गांव, पंचायत, टोला में ऐसे ही समियाना लगा करके पदाधिकारी आपके गांव में जाकर के आपका समस्या का समाधान करता था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान झारखंड में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आई हैं। श्री मरांडी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से सफेदपोश बेनकाब होंगे और गरीब मरीजों की लूट बंद होगी। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नियोजन कार्यालय सिर्फ बेरोजगारों के पंजीकरण तक ही सीमित रह गए हैं और नौकरी दिलाने की उनकी भूमिका लगभग शून्य हो गई है। श्री मरांडी ने कहा कि बेरोजगार युवा राज्य से पलायन करने के लिए विवश हैं।
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने फिर दोहराया है कि निजी स्कूलों की मनमानी रोकी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में विभागीय सचिव को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 11 अप्रैल को विभागीय पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है। श्री सोरेन ने बताया कि पिछले दिनों विधानसभा में ये मुद्दा उठा था। इस आलोक में बिंदुवार चर्चा होगी। और अब बात वक्फ संशोधन विधेयक की। वक्फ संशोधन विधेयक पर कृषि मंत्री और कांग्रेस नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस भवन में कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी संपत्तियों के स्वामित्व का प्रबंधन करने समेत कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान में इन धर्मों को अपने प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चाहे संविधान का हम आर्टिकल 14 का बात कर ले, आर्टिकल 25 का बात कर ले, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, ये सभी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक धर्मों को यहाँ पे इस देश में दिया गया है ताकि वो अपने तरीके से अपने धर्म का पर्सनल लॉज के तहत प्रोटेक्शन कर सके। और आज मुस्लिम धर्म से शुरुआत की गई है वक्फ बोर्ड में संशोधन लाके। इधर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद में जो विधेयक लाया गया है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे कांग्रेस के शासनकाल में ही लाया गया था। भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक से किसी की भी धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राफिया नाज ने कांग्रेस को पूर्व में वक्फ में संशोधन के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गरीब मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए। इधर मुस्लिम धर्मगुरु और बुद्धिजीवी वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। झारखंड जमीयत उलमा के महासचिव मौलाना असगर मिसबाही ने कहा कि इससे पसमादा मुसलमानों को विशेष रूप से फायदा होगा। ये इसको जमीन को, वक्फ की जमीनों को बेचा जा सकता है और बेच करके गरीबों की मदद करनी, मिस्किनों को मदद करनी, इससे बड़ा इख्तिलाफ है। जो मुसलमान के पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं, उसके लिए हम चाहेंगे कि इसको उसी एतबार से उनके उत्थान के लिए और उसकी कामयाबी के लिए और उनके कामों में आने के लिए हम इसको फ़रोख्त भी कर सकते हैं। और फिर यह है कि हम काम करेंगे। एक समय बात आ रही है कि चलो अगर वो ये करना चाहते हैं गरीबों के उत्थान के लिए, पसमानदा लोगों के उत्थान के लिए, तो एक अच्छी बात है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कल देर शाम बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचकर विस्थापित मृतक के परिजनों से मुलाकात की। दरअसल बेटे की मौत के बाद उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और विस्थापितों को न्याय दिलाने पर जोर दिया। ये तो इस पर सबसे पहले ये वैधानिक हक किसने दिया, इनको ये हक कहाँ से प्राप्त हुआ, किसने दिया, ये षड्यंत्र किनका है, घटना मुआवजा ये कंडी होगा। विषय है कि घटना घटाने के घटा उसके लिए जवाबदेह कौन, जिम्मेदार कौन, उसको सुनिश्चित करिए और उसके विरुद्ध में जो पीसी कहता है जो कार्रवाई होना चाहिए तुरंत हो। इधर बोकारो में स्थिति अब सामान्य हो गई है। बंद के समर्थन में सड़क पर उतरी बोकारो विधायक श्वेता सिंह को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। सभी प्रमुख मार्गों को प्रदर्शनकारियों से मुक्त करा लिया गया है। बोकारो रांची और धनबाद हाईवे पर 30 घंटे के बाद आवागमन सामान्य हो गया है। उपायुक्त विजया जाधव की अगुवाई में कल विधायकों के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। दिल्ली से हावड़ा के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी है। इस सिलसिले में धनबाद रेल ट्रैक पर ट्रायल रन हुआ जो सफल रहा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष ट्रेन से स्पीड का निरीक्षण किया। एक अन्य टीम भी ट्रैक का जायजा लेगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हर्ष का विषय है कि हम लोग काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं। 160 किलोमीटर पे जो है फर्दर RDSO द्वारा जो ट्रायल्स की जाएंगी उनको जो है हम लोग यहाँ बुला सकें, उनके द्वारा ट्रायल किए जाने के लिए, जिससे जो रेल संरक्षा आयुक्त हैं उनसे फिर हम लोग जो है
आरडीएसओ के ट्रायल के बाद जो है इस खंड के ट्रायल और करा के फाइनल सैंक्शन और अप्रूवल ले सकें। कोडरमा स्टेशन पर भी स्पीड ट्रायल हुआ, जिस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। योजना के तहत इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की योजना है। वर्तमान में इस रूट पर 125 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन में दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से धनबाद स्टेशन तक 404 किलोमीटर की यात्रा महज 4 घंटे में पूरी हो सकेगी। 160 kmph का स्पीड के लिए ट्रायल हो रहा है। गाड़ी 160 में चलाने के लिए ट्रायल हो रहा है। डीडीयू से प्रधान घंटा तक इसका ट्रायल किए हैं और फिर रिटर्निंग ट्रायल भी होगा, अप डाउन दोनों में। ट्रायल होने के बाद ये डिसीजन पे पहुंचेगी कि गाड़ी 160 की स्पीड में चलेगी। ये आफ्टर ट्रायल अधिकारियों के डिसीजन के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी रंग भवन में कल हमारी परंपरा हमारी विरासत के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और संजय सेठ भी शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय ने हमारी परंपरा हमारी विरासत नामक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया। झारखंड के 560 से अधिक आदिवासी नेता और समूहों के सामुदायिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मोदी सरकार जनजातीय क्षेत्र और समुदाय के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो कार्यक्रम पंचायत राज भारत सरकार के पंचायती राज विभाग और झारखंड के पंचायती राज विभाग के संयुक्त सौजन्य से आज दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम यहाँ हुआ है, जिसमें झारखंड के जनजाति भाई बहन को बुलाया गया है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा करके हम उनकी विरासत को, परंपराओं को, रीति को, नीति को, उनकी लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, उसको अक्षुण्ण बनाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में खास तौर पर पारंपरिक संथाली नृत्य और मुंडा जनजातीय कहानी पाठ के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। सरकार की ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी सोच है और हम लोग सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि इतना सुंदर, इतना सुनियोजित ढंग से जो पेश किए हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छा लगा। इसमें हम लोग अपने जितने भी हमारे जो हमारी परंपरा हमारी विरासत से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, इनसे हम लोग मिले और मिल के हमारी परंपरा हमारी विरासत को जो मोदी जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारे आदिवासी की बात हमारे मोदी सर कर रहे हैं, हमें अच्छी लगती भी है और उनका बहुत सारा पहल भी है कि हम लोग को आगे ले जाने के लिए। मोदी सरकार का भी जो पहल है तो हम लोग को सही पटरी पर लाने का कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि आदिवासियों की संस्कृति और समृद्ध परंपरा को समर्पित यह कार्यक्रम उन्हें एक सार्थक मंच प्रदान कर रहा है, जो कि केंद्र सरकार की आदिवासियों के सशक्तिकरण के मंत्र को साकार करते नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा, जो महात्मा गांधी के सीरीज के होंगे। पूर्व में जारी 10 और 500 रुपए के नोटों का प्रचलन भी जारी रहेगा। रिजर्व बैंक जल्द ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी की नई सीरीज के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। रिजर्व बैंक द्वारा पहले से ही जारी 10 और 500 रुपए के नोटों का प्रचलन जारी रहेगा। देश के नागरिकों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कई रोजगार उन्मुख योजनाएं संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी उनमें से एक है। आकांक्षी जिला गढ़वा के संतोष कुमार गुप्ता भी इस योजना के तहत ऋण लेकर दवा दुकान खोलकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। एक रिपोर्ट। आकांक्षी जिला गढ़वा के संतोष कुमार गुप्ता ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2015 में दवा दुकान की शुरुआत की। 10 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक से
और उसी के बाद इस दुकान का ओपनिंग किया। और आज के समय में मैंने पूरा अपना लोन चुका चुका हूं और अभी आराम से अपना व्यवसाय करते हुए घर परिवार साथ में 10 परिवार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कार्यरत हैं यहाँ, उनका भी परिवार सुचारू रूप से और अच्छे से आराम से चल रहा है। संतोष कुमार गुप्ता ने न सिर्फ ऋण लेकर अपने दवा दुकान की शुरुआत की बल्कि कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराया। सहयोगी विजय पासवान ने कहा कि मुद्रा योजना से उनके जीवन में भी खुशहाली आई है। ये दवा दुकान में हम लोग 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और इसी से हम लोग के घर परिवार चल रहा है और ये मुद्रा लोन से दुकान खुला हुआ है। एलडीएम एसके रंजन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 39 बैंकों ने 32,500 लाभुकों के बीच लगभग 21 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से दिए हैं। उन्होंने योजना को सभी के हित में लाभकारी बताया है। इस योजना से लोग काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे हैं। लोगों से अपील भी करेंगे कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और वो अपने घर परिवार जीविकोपार्जन के लिए वो इस योजना का बेहतर से बेहतर उपयोग कर अपना भविष्य उज्जवल करें। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्यमी वर्ग को खासा लाभ मिला है और उनसे जुड़कर कई लोगों को आजीविका का बेहतर साधन भी उपलब्ध हुआ है। डीडी न्यूज़ के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। और अब बात नवरात्र की। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज अष्टमी पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर के विभिन्न मंदिरों में आज अहले सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रामपुर के देवी पाटन मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दी। लोग जय माता दी के उद्घोष के साथ मां के दर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के अवसर पर श्रद्धालु अयोध्या के पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति भजन और मंत्रोच्चार से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हरिद्वार का चंडी देवी मंदिर भी जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। भक्तों ने देवी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और अपने परिवार की कुशलता की कामना की। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के अवसर पर श्रद्धालु प्रयागराज के अलोपी शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में भी लगातार पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर देवी दुर्गा के पूजन का खास महत्व है। मां महागौरी की आराधना भक्तों के लिए कल्याणकारी है और इससे सभी कष्ट दूर होते हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददा। सनातन संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक नवरात्र पर्व, जो पूरे देश में श्रद्धा, उत्साह और विधि विधान से मनाया जा रहा है। नवशक्ति समायुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। नवरात्र की जो 9 दिवसीय अवधि है वो साधना के, आराधना के और मुख्य रूप से शक्ति साधना की अवधि है। दुर्गा पुराण में देवी दुर्गा को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का 8वां दिन अत्यंत विशेष होता है, जो महाअष्टमी या अष्टमी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन
माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। महागौरी यानी गौरी यानी जो सफेद। अब सफेद हमको लगता है सफेद तो सिर्फ शरीर का रंग नहीं, सफेद का अर्थ प्रतीक क्या है? प्रतीक है शुद्ध चेतना, प्रतीक है प्योरिटी, प्रतीक है शुद्धता। तो क्या कहा गया कि गोरा कौन होता है? आत्मगौरी होती है, सिर्फ आत्मा को ही गोरा कहा गया है। तो महागौरी वो दिन है जब हम थोड़ा भीतर जाएं और शरीर के परे जाकर अपने आप को शुद्ध चेतना के रूप में आराधना करें। और फिर उनका वाहन कौन है? वृषभ, जो बल के साथ साथ बुद्धि का प्रतीक है। तो वो माँ जो सुंदर भी है, जो सौम्य भी है, जो अद्भुत भी है, जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है, लेकिन अगर विपत्ति आती है तो वो बल का प्रतीक बन जाती है। तो महागौरी आपके जीवन में सुख दें, समृद्धि दें, आनंद दें और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। नवरात्र के ये 9 दिवसीय अवधि ये रात्रि साधना का समय है, क्योंकि रात्रि का समय वो समय होता है जब हम अपनी चेतना को अनुभव कर पाते हैं, जब आसपास सब जगह शांति है, और तब जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम योगस्थ स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में मान्यता है कि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा, ध्यान, स्मरण भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। महागौरी माता की उपासना से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। इधर रामनवमी को लेकर राज्य भर में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। राजधानी में आज शाम झांकी का प्रदर्शन होगा। कल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हजारीबाग समेत राज्य के विभिन्न जिलों में रामनवमी को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल हजारीबाग में सप्तमी पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हुए और लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री दास ने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान उत्तेजना और अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार में जिस तरह बहुसंख्यक समाज के पर्व त्योहार में उत्पीड़न करने का काम, पर्व त्योहार में बाधा पहुंचाने का काम, जब बीजेपी की सरकार थी तो हमने सरहुल में भी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया, मां रामनवमी के अवसर पर भी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया। और रामनवमी को लेकर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए जवानों को तैनात किया गया है। इधर रामनवमी की झांकी और कल की शोभा यात्रा को लेकर राजधानी की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो में हुआ औपचारिक स्वागत। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। मुख्यमंत्री ने सुखी और समृद्ध झारखंड की प्रतिबद्धता दोहराई। विभाजनकारी तत्वों से लोगों को किया सचेत, कहा मैया सम्मान योजना से वंचित वर्गों को मिल रहा संबल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, कहा ईडी की कार्रवाई से सफेदपोश होंगे बेनकाब। और चैती नवरात्र के 8वें दिन आज मां महागौरी की हो रही पूजा अर्चना। राजधानी में आज रामनवमी की झांकी, कल शोभा यात्रा।